हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में हम लोग आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत इसका प्रकरण 5 जो है गद्य साहित्य की वर्तमान गति, इसको पढ़ रहे हैं। इसकी 2 क्लासें जो है वो हो चुकी है कि प्रकरण 5 जो है काफी बड़ा है। इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो अगर आप लोगों ने क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। ये प्रकरण जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे काफी प्रश्न पेपर में बन रहे हैं। तो हम लोग पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि किस प्रकार के गद्य साहित्य जो है वो रचा गया तृतीय उत्थान के भीतर, किस प्रकार के उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध जो है वो रचे गए हैं तृतीय उत्थान के भीतर। तो इन सारी चीजों को हम लोग पिछली क्लासों में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किस प्रकार की आलोचना, समालोचना और काव्य मीमांसा जो है वो इस तृतीय उत्थान के भीतर जो है वो हुई, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। आज की क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे काफी सारे प्रश्न हैं जो है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समालोचना और काव्य मीमांसा। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर ध्यान दिया गया। यानी कि समालोचना का आदर्श जो है, जो पहले था वो बदल गया और रचना के गुण दोष के अलावा, पहले क्या होता था, समालोचना होती थी तो उसमें रचना का गुण दोष जो है वो देखा जाता था, लेकिन अब उसके आगे बढ़ा है समालोचना का आदर्श। और अब क्या किया जाने लगा है, अब उसके साथ रचना के गुण दोष के साथ साथ कवियों की विशेषताओं, उनके अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी जो है वो कवि बढ़े हैं और उनकी ओर भी ध्यान दिया गया है। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरी, कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तककार और भूमिका के रूप में निकली। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी, जिनमें प्रथम है गोस्वामी तुलसीदास। इस इतिहास के लेखक ने यानी शुक्ल जी ने, इन्होंने भी कई समीक्षाएं, विस्तृत समीक्षाएं लिखी हैं, जिसमें प्रथम है गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तककार छपी। शेष 2 क्रमशः है भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली में सम्मिलित है। तो इन तीनों ही आलोचनाओं को आप लोग याद रखेंगे, शुक्ल जी की, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली। अच्छा, ये पेपर में भी पूछी जा चुकी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्वर्गीय लाला भगवान दीन की सूर, तुलसी और दीनदयाल गिरी की समालोचनाएं उनके संकलित और संपादित सूर पंचरत्न, दोहावली और दीनदयाल गिरी ग्रंथावली में सम्मिलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर समीक्षा, उनके द्वारा संग्रहित कबीर वचनावली। तो ये इनकी कबीर, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर संबंधी जो है वो समीक्षा जो है वो है कबीर वचनावली के नाम से, के साथ, और डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल की कबीर ग्रंथावली के साथ भूमिका के रूप में सन्निविष्ट है। इसमें आप लोग पढ़ते पढ़ते इसके साथ क्या करेंगे कि ये जो आलोचनाएं जिस जिस राइटर की दी हुई हैं उसके सामने लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो है इसी से पेपर में जो है आलोचनाएं पूछी जाती। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किन किन लोगों ने और आलोचनाएं की हैं। इसके उपरांत कलाओं और साधनाओं का ताता बंधन, यानी बहुत सारी आलोचनाएं जो है वो इसके बाद हुई। इनमें से कौन कौन सी है? केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, गुप्त की कला प्रोफेसर सत्येंद्र, प्रेमचंद की उपन्यास कला पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज, प्रसाद की नाट्य कला, पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना श्री रामनाथ लाल सुमन, और मीरा की प्रेम साधना पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव। इसमें से ये वाली, ये पद्माकर की काव्य साधना, मीरा की प्रेम साधना, ये जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी है। और मैंने जब ये आलोचना वाला एक क्लास करवाई थी तो मैंने वहां पर बताया भी था कि किस पेपर में पूछी गई है, तो चाहे तो आप लोग वो क्लास देख सकते हैं जाके। इससे 1 से 2 प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं आलोचना वाले सेक्शन से।
दूसरे के आगे पीछे निकली। यानी ये जो आलोचना है ये एक दूसरे के आगे पीछे निकली है। इनमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्णायक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली हैं तथा कवि के बाह्य और अभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय देती हैं। यानी कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनमें से कुछ पुस्तकें जो है वो समालोचना की असली पद्धति पर चली हैं और निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक ढंग पर चली हैं, जो कवि के बाह्य और अभ्यंतर यानी अंदर का अच्छा परिचय जो है वो देती है। जैसे केशव की काव्य कला, गुप्त की कला। केशव की काव्य कला में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वतापूर्ण अनुसंधान भी किया है। उनका कविवर रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता है। यानी कि पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल की एक तो है केशव की काव्य कला आलोचना और दूसरी है कविवर रत्नाकर। पंडित गिरिजा दत्त शुक्ल ग्रीश कृत गुप्त जी की काव्य धारा भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना के विविध पक्षों का सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। इसमें पद्माकर की काव्य साधना द्वारा पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल में पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध जो है वो लिखे। किसने लिखे हैं? पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने। मीरा की प्रेम साधना भावात्मक है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। मीरा की प्रेम साधना जो है वो भावात्मक है, जिसमें माधव जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचान कर उन भावों में अपने आप भी मग्न होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब बातों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमें संदेह नहीं। यानी इन सारी रचनाओं से शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमारा समीक्षा साहित्य जो है वो काफी समृद्ध हुआ है। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता, ये भी इंपॉर्टेंट आलोचना है और पेपर में आ चुकी है। हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा आभास जो है वो दिया है। अच्छा, इसमें हमारे साहित्य निर्माता में जो हिंदी के वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियां और विशेषताओं को रखा गया है। तो ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि इसमें जो है हमारे साहित्य निर्माता है, इसमें वर्तमान कवि है या पुराने कवियों को रखा गया है। तो आप लोग याद रखिए कि वर्तमान कवियों को इसमें रखा गया है। ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता है किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट अंग्रेजी के साथ बंगला के समीक्षा क्षेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है। यानी कि कह रहे हैं कि यहाँ की समीक्षाओं को देखकर जितना संतोष होता है उतनी कुछ लेखक जो है वो असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता को अपनी समीक्षाओं में प्रकट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी और बंगला से वाक्य ला लाकर उसमें रख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है थोड़ी सी असंतोष भी उत्पन्न होता है। ये देखिए कहीं कहीं तो किसी अंग्रेजी कवि के संबंध में की हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी कवि पर भिड़ा दिया जाता है। ऊपरी रंग ढंग से तो ऐसा जान पड़ गया कि कवि के हृदय के भीतर सेंध लगाकर घुसे और बड़े बड़े गुण कोने झांक रहे हैं। पर कवि के उद्धत पदों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि कवि के विविध भावों से उनके भाव विलास का कोई लगाव नहीं। ये इंपॉर्टेंट बनती है। पद्य का आशय या भाव कुछ और है, आलोचक जीव से उद्धत करके कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। कवि के मानसिक इतिहास का एक आरोपित इतिहास तक किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर वे सामने रखेंगे और इस बात का कहीं कोई प्रमाण ना मिलेगा कि आलोच्य कवि के 25-30 पद्यों का भी ठीक तात्पर्य उन्होंने समझा है। ऐसे आलोचकों के शिकार छायावादी कवि कहे जाने वाले कुछ कवि अभी हो रहे हैं। नूतन शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में मुझसे मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह मांगते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के ऊंचे हौसले वाले दो एक आलोचक तुलसी सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वाग जाल बिछाने वाले हैं।
काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में न आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया, टेक्निक, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियां सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हो। यानी छायावाद शाखा जो है वो शुक्ल जी कह रहे बहुत दिन से चल रही है, उसको काफी दिन हो गए चले हुए, लेकिन कोई ऐसी समीक्षा नहीं आई है अभी तक, समीक्षा पुस्तक नहीं आई है जिसमें कि इस शाखा की रचना प्रक्रिया यानी टेक्निक और इसकी किस प्रकार से इस शाखा का प्रसार हुआ और क्या किस तरीके से ये आगे बढ़ी, इसके बारे में अभी कोई भी पुस्तक जो है वो नहीं आई। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठीक ठिकाने की मिली है। तो डॉक्टर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पुस्तक जो है वो याद रखेंगे आप लोग। बात यह है कि इधर अभिव्यंजना का वैचित्र लेकर छायावाद चला, उधर उसके साथ ही भावाभिव्यंजक समीक्षा यानी इंप्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म का फैशन बंगाल होता हुआ आधा। इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्या है, यह समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इतना है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर कोई प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता और अनूठेपन के साथ वर्णन कर दे। कोई यह नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है और उसका यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकट समीक्षा का रास्ता ही छेक लिया। यानी किसी भी कवि की लेकर के कोई पद लेकर के उसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर देना, लेकिन ये भी ना देखना कि उसका जो भाव है वो कुछ और भी हो सकता है। इस प्रकार कह रहे हैं कि समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्राकृत समीक्षा का जो है वो रास्ता छेक लिया है। प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु नहीं, न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में। उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की कोई आलोचना इसलिए पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा मिले, इसलिए नहीं कि आलोचना की भाव भंगिमा और सजीले पद विन्यास द्वारा अपना मनोरंजन करें। तो ये बात ठीक कह रहे हैं शुक्ल जी कि किसी कवि की आलोचना पढ़ने से क्या पता चलता है कि उस कवि का लक्ष्य क्या है, उसके भाव को हृदयंगम करने में सहारा मिले, लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी आलोचना की भाव भंगिमा और सजीले पद विन्यास से अपना मनोरंजन करें। तो मनोरंजन करने के लिए कोई आलोचना नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उस कवि के बारे में पता लगाने के लिए, उसके लक्ष्य के बारे में पता लगाने के लिए आलोचना जो है वो पढ़ी जाती है। यदि किसी रमणीय अर्थगर्भित पद की आलोचना इसी रूप में मिले कि एक बार इस कविता के प्रभाव में पढ़कर बहना ही पड़ता है, स्वयं कवि को भी विवशता के साथ बहना पड़ा। यह एकाधिकार बार मयूर की भांति अपने सौंदर्य पर आप ही नाच उठता, तो उसे लेकर कोई क्या करेगा। सारे यूरोप की बात छोड़िए, अंग्रेजी की वर्तमान समीक्षा क्षेत्र में प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा की निसारता प्रकट करने वाली पुस्तकें बराबर निकल रही हैं, यानी अंग्रेजी में भी निकल रही हैं। इस ढंग की समीक्षाओं में प्रायः भाषा विचार में बाधक बनकर आ खड़ी होती हैं। लेखक का ध्यान शब्दों की तड़क भड़क, उनकी आकर्षक योजना, अपनी उक्ति के चमत्कार आदि में उलझा रहता है, जिनके बीच स्वच्छंद विचारधारा के लिए जगह नहीं मिलती। यानी कि स्वच्छंद विचारधारा उस राइटर के बारे में, उसका लक्ष्य और उसके भावों को रखने की बजाय वो भाषा की तड़क भड़क, उसकी आकर्षक योजना पर, उक्ति के चमत्कार पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र में भाषा की क्रीड़ा किस प्रकार बाधक हुई, कुछ बंधे हुए शब्द और वाक्य किस प्रकार विचारों को रोके रहे हैं, ऐसी बातें जिनका कहीं सत्ता नहीं, किस प्रकार घने वाल जाल के भीतर से भूत बनकर झांकती रही है, यह दिखाते हुए 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना तत्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की है। हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं, टीकाकारों की अर्थ क्रीड़ा प्रसिद्ध है। किसी पद का और अर्थ करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है, यानी जो पद का अर्थ है उसके अलावा और अर्थ कर देना उसका। तो ये तो कह रहे हैं कि बाएं हाथ का खेल है। तुलसीदास जी की चौपाइयों के 20-20 अर्थ करने वाले अभी मौजूद हैं। अभी थोड़े दिन हुए हमारे एक मित्र ने सारी बिहारी सतसई का शांत रस परक अर्थ करने की धमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरी की श्रृंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं।
जो श्रृंगारी शायरी थी उनकी आध्यात्मिक अर्थ करके व्याख्या करी गई है। यद्यपि अरबी फारसी के कई पहुंचे हुए विद्वान यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते। इस पुरानी प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा है। रविंद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत काव्यों की समीक्षा करते हुए कही गई आध्यात्मिक की योजना की है। प्राचीन साहित्य नाम की पुस्तक में मेघदूत आदि पर जो निबंध है उनमें ये बातें मिलेंगी। तो ये प्राचीन साहित्य जो है वो रविंद्र बाबू का है। काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल के सारे आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष जो है वो निरूपित किया है। इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्ण कृतियों का भी अपना अलग मूल्य है। वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत अवश्य है, पर शुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं आ सकती। यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। कह रहे हैं कि यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता जो है वो बहुत पसंद आती है। भारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पश्चिम में बहुत हुआ करती है। इस चर्चा के मूल में कई बातें हैं। एक तो ये शब्द हमारे अकामण्यता और बुद्धि शैथिल्य पर पर्दा डालते हैं। अतः चर्चा या तारीफ करने वालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह पर्दा पड़ा रहे। दूसरी बात यह है कि शब्द पूर्वी और पश्चिमी जातियों के बीच ऐसी सीमा बांधते हैं जिसमें पश्चिम में हमारे संबंध में एक प्रकार का कौतूहल सा जागृत रहता है और हमारी बातें वहां अनूठेपन के साथ कही जा सकती है। तो यानी हमारी आध्यात्मिकता यूरोप में पसंद की जाती है। इसके संबंध में शुक्ल जी दो बातें बताते हैं। एक तो ये कि इसकी चर्चा या तारीफ से हमारे अकर्मण्यता और बुद्धि शैथिल्य पर पर्दा डालती हैं ये चीजें। दूसरी बात कि हमको पूर्वी और पश्चिमी जातियों में ऐसी सीमा बांधती हैं जिससे पश्चिम में एक प्रकार से हमारे लिए कौतूहल सा जागृत हो जाता है और हमारी बातें वहां अनूठापन रखती हैं। तीसरी बात यह है कि अधिभौतिक समृद्धि हेतु जो भाषण संघर्ष सैकड़ों वर्ष तक यूरोप में रहा, उससे बात क्लांत और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य में कुछ परिवर्तन चाहने लगे, शांति और विश्राम के अभिलाषी हुए। साथ ही धर्म और विज्ञान का भी झगड़ा बंद हुआ। अतः यूरोप में जो इधर आध्यात्मिकता की चर्चा बढ़ी वह विशेषता प्रतिवर्तन यानी रिएक्शन के रूप में स्वर्गीय साहित्याचार्य पंडित रामावतार जी पांडे और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घबराया करते थे। पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त काव्य मीमांसा को लेकर भी बहुत से लेख और पुस्तकें इस काल में लिखी गई, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई साहित्यालोचन, श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित विश्व साहित्य। अब इसमें जो श्याम सुंदर दास की साहित्य लोचन है ये पेपर में पूछी जा चुकी है। इनमें से पहली पुस्तक तो शिक्षा उपयोगी है, यानी साहित्य लोचन जो है ये शिक्षा उपयोगी है। दूसरी पुस्तक में यूरोपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य काव्य समीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन किया गया है, यानी विश्व साहित्य में ऐसा किया गया है। यूरोपीय साहित्य के विकास और पाश्चात्य काव्य समीक्षकों का दिग्दर्शन किया गया है। इधर दो एक लेखकों की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। ये यूरोप के कुछ कला संबंधी एक देशी और अत्युक्त मतों को लेकर सामने लाकर हिंदी वालों की आंखों में उसी प्रकार चकाचौंध उत्पन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग वहां के फैशन की तड़क भड़क दिखाकर जर्मन, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन आदि अनेक देशों के नए पुराने कवियों, लेखकों और समीक्षकों के नाम गिनाकर वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं। ये कला संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें लेकर कहीं मेटरलिंक, कहीं गेटे, कहीं टॉलस्टॉय के उद्धरण देकर अपने लेखों को तड़क भड़क भर बढ़ाते हैं। यानी कि पश्चिमी कवियों और लेखों का उल्लेख करके और कला संबंधी विलायती पुस्तकों की बातों का उद्धरण दे करके और वहां के कवियों का उल्लेख करके और वहां के लेखक जो है उनके उद्धरणों को अपने लेखों में रख करके तड़क भड़क भर बढ़ा रहे हैं। लेखों को यहां से वहां तक पढ़ जाइए, लेखकों के अपने किसी विचार का आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने वहीं के उद्धरण वहीं की बातें रखी हुई। उद्धत मतों की व्याप्ति कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्य है और कहाँ विरोध, इन सब बातों के विवेचन का सर्वथा अभाव पाया जाएगा।
साहित्यिक विवेचन से संबंध रखने वाले जिन भावों और विचारों के घोतन के लिए हमारे यहाँ साहित्य ग्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले आते हैं, उनके स्थान पर भी भद्दे गढ़े हुए शब्द लेकर लेखकों की अनभिज्ञता की ओर बिना ध्यान गए नहीं रहता। समालोचना के क्षेत्र में ऐसे विचार शून्य लेखों से कोई विशेष लाभ नहीं। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुछ आलोचनाएं या समालोचनाएं तो अच्छी हुई हैं, लेकिन कुछ जो लेखक हैं उन्होंने अच्छी समालोचना नहीं की है और यूरोप का ही अनुकरण किया है, नहीं पश्चिमी साहित्य का ही अनुकरण किया है। पश्चिम के काव्य कला संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर एकांक दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। वहां के कुछ लेखक काव्य की किसी एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप मान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सूक्ति सा चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रहण करते चलते हैं। यह हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं है, बल्कि प्रचलित प्रवृत्तियों और उनके उद्गमों तथा कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है। तो कह रहे हैं कि शुक्ल जी कह रहे हैं हमारा काम वो सिद्धांत और विचारों को जो है वो प्रकट करना नहीं, वो उसके बारे में दिग्दर्शन कराना मात्र है, केवल उस पर प्रबंध लिखना नहीं है हमारा काम। अतः यहाँ काव्य कला के संबंध में उन प्रवादों का जिनका यूरोप में सबसे अधिक फैशन रहा संक्षेप में उल्लेख करके मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि एक और यूरोप में तो व्यापक और सूक्ष्मदर्शी संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा, दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी भद्दी नकल शुरू हो रही है। यानी यूरोप में तो इसकी व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में जो है वो एक भद्दी नकल हो रही है केवल इसकी। यूरोप में जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा वह है काव्य का उद्देश्य काव्य ही है या कला का उद्देश्य कला ही है। इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बातें जिनका किसी काव्य के मूल्य निर्णय में बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने लगी कि ये तो इतर वस्तुएं हैं, शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएं हैं। पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करने वाले कई सामान खड़े हुए, कुछ तो इसमें जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की या उद्भावना सहायक हुई कि सौंदर्य शास्त्रीय अनुभव एस्थेटिक एक्सपीरियंस एक भिन्न ही प्रकार का अनुभव है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध नहीं। इससे बहुत देर साहित्य शास्त्री यह समझने लगे कि कला का मूल्य निर्धारण भी उसके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए। ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य में विस्लर ने यह मत प्रवर्तित किया कि जिसका चलन अब किसी ने किसी रूप में रहा है। अंग्रेजी में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में डॉक्टर ब्रेडले हैं। उन्होंने इस संबंध में क्या कहा? यह काव्य सौंदर्य संबंधी अनुभव अपना लक्ष्य आप ही है, इसका अपना निराला मूल्य है, अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। किसी कविता से यदि धर्म और शिक्षाचार का साधन होता हो, कुछ शिक्षा मिलती हो, प्रबल मनोविकारों का कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता पहुंचती हो अथवा काव्य को कीर्ति या अर्थ लाभ भी होता हो तो अच्छी बात है। इस संबंध में डॉक्टर ब्रेडले ने ये बोला है। काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड्स यानी आईए रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये बुक इनकी पेपर में पूछी जा चुकी है। ये किसकी बुक है तो आप लोग याद रखेंगे, आईए रिचर्ड्स की बुक साहित्य समीक्षा संबंधी सिद्धांत में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया गया है। उपर्युक्त कथन में चारों मुख्य बातों की अलग अलग परीक्षा करके उन्होंने इसकी अपूर्णता, अतियुक्तता और अर्थहीनता प्रतिपादित की है। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं है। तो इस बुक में इन्होंने कला और काव्य और कला संबंध में जो नाना अर्थवाद का पूरा जो है निराकरण किया है अपनी इस बुक में। प्रचलित सिद्धांत की
उसी सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है कि कविता की दुनिया ही निराली है, उसकी प्रकृति या सत्ता ना तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है ना अनुकृति। इस पर रिचर्ड्स का वक्तव्य का सारांश नीचे दिया जाता है। ये है सारांश। यह सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है, पर स्वयं डॉक्टर ब्रेडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर अवश्य है। हमारा कहना है यही कि भीतरी लगाव असली चीज है। जो कुछ काव्य अनुभव पोएटिक्स एक्सपीरियंस होता है वह जीवन से होकर ही आता है, यानी अलग नहीं आता है। जो काव्य अनुभव होता है वो जीवन से होकर ही आता है। या तो ही रिचर्ड्स की मीमांसा। अब हमारे यहाँ संपूर्ण काव्य क्षेत्र की अंतः प्रकृति की छानबीन कर जाइए। उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गुण सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य शास्त्रियों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ काम मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी है। यानी कह रहे हैं शुक्ल जी जैसे संपूर्ण जीवन का जो अर्थ काम मोक्ष जो है वो साधन रूप में है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी है। अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य प्राप्ति ही लेना नहीं चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्य अनुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक रमणीयता के रूप में होता है जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन और अंतर जीवन की कितनी उच्च भूमि पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। किसी काव्य की उच्चता उत्तमता के निर्णय में इसका विचार आवश्यक होता आया है और होगा। हमारे यहाँ के लक्षण ग्रंथों में रसानुभव को जो लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा गया है, यानी रसानुभव को हमारे यहाँ क्या कहा गया, लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। वह अर्थवाद के रूप में सिद्धांत के रूप में नहीं, उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। यूरोप में समालोचना शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ क्रमागत विकास समालोचना का? फ्रांस में हुआ। अतः फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में बहुत रहा। विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों का जो दल खड़ा हुआ वह कहने लगा कि हमें किसी कवि की प्रकृति स्वभाव सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन, हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी की समालोचना समझना चाहिए। कह रहे हैं हमको किसी कवि से क्या लेना देना, हमको तो बस किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है हमारे चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी की समालोचना करनी चाहिए। प्रभाववादियों का यह पक्ष हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो प्रभाव पड़े हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई। समालोचनाकर्ताओं का ये कहना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है, उसके औचित्य अनौचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वैसा वो कह दे। उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह गया, वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ। यानी कि जो समालोचना शास्त्री उनका कहना है कि हमारे चित्त पर किसी काव्य का जो प्रभाव पड़ेगा हम तो बस उसकी वैसे ही व्याख्या कर देंगे। तो कह रहे हैं इससे तो क्या होगा कि समालोचना कोई औचित्य अनौचित्य ही नहीं रह गया, जिसके हृदय में जैसा प्रभाव पड़े वो वैसे ही समालोचना जो है वो कर दे। इससे क्या हुआ, वो एक कलाकृति से निकली हुई दूसरी कलाकृति और एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य हो जाएगा। काव्य की स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा अभिव्यंजनावाद यानी एक्सप्रेशनिज्म, जिसके प्रवर्तक इटली के क्रोचे हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? इटली के क्रोचे यानी बेनेडेटो क्रोचे। इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है, बात चाहे जैसी हो अथवा जो कुछ बेठिकाने की भी ना हो। काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार उपादान मात्र है, समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं है। काव्य में मुख्य वस्तु या
वह आकार या सांचा जिसमें वह वस्तु भाव डाला जाता है, जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं। वैसे ही काव्य के संबंध में भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है। जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्य क्षेत्र के बाहर की वस्तु, यानी कि जिस प्रकार से उसकी काव्य की व्याख्या की जा रही है वही सब कुछ है। और माँ की वो क्या कैसी है, काव्य क्षेत्र की बाहर की बात है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं। क्रोची कहने है कि उक्ति अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय ना समझना चाहिए। ये क्रोचे का कहना। यदि किसी कवि ने कहा कि सोई हुई आशा आंख मलने लगी, तो यह ना समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति उस उक्ति के स्थान पर कही कि फिर कुछ आशा होने लगी। वह एक निरपेक्ष उक्ति है, कवि को वही कहना चाहिए, वही कहना ही था। वाल्मीकि ने जो यह कहा कि ना सा संकुचिता पंथा येन बाली हतो हता, वह इसके स्थान पर नहीं कि तुम भी बाली के समान मारे जा सकते हो। इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद भी कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य बेल बूटे की नक्काशी वाले सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध जो है वो नहीं। और कलाओं को छोड़कर यदि हम काव्य को ही लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाद वैचित्रवाद ही कह सकते हैं और इससे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र में अब लक्षण, नियम, रीति, काव्य भेद, गुण दोष, छंद व्यवस्था आदि का विचार उठ गया। पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है यह विचारणीय है। साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए हैं ये विचार की व्यवस्था के लिए हैं, काव्य संबंधी चर्चा की सुविधा के लिए। पर इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा और उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब प्रतिवर्तन, रिएक्शन का समय आता है। यूरोप में अनेक वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में हुआ करती है, यानी कि जब कोई बात जो है हद से बाहर जाने लगती है तो इसका रिएक्शन होता है और एक नया वाद जो है वो चालू होता है। तो वही कह रहे हैं शुक्ल जी कि यूरोप में जो है अनेक वादों की उत्पत्ति जो है वो प्रतिवर्तन के रूप में नहीं है, किसी वाद के रिएक्शन के रूप में हुई है। अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेना, अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य समान, काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख हो चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ कला शब्द लगने के कारण हुआ है। हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने से मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा जिसके अनुसार अंतःसंज्ञा निहित अतृप्त काम वासना ही कला निर्माण की प्रेरणा करने वाली प्रवृत्ति है, अंतर्वृत्ति है। यूरोप में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बेल बूटे आदि के समान कविता भी ललित कलाओं के भीतर दाखिल हुई। अतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंदर्य विधान ही ठहराया गया। यानी ये सब जो है यूरोप में हुआ है। चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी के साथ कविता को भी ललित कलाओं के भीतर ही ठहराया गया है और उसका लक्ष्य भी सौंदर्य विधान हो गया। जबकि यह सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई, तब पुरुष कवि के लिए यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसका सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमय हो, अर्थात प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप में सौंदर्य के भिन्न भिन्न अंग लेकर ही की जाए। यानी प्रकृति में जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है उसकी भी जो व्याख्या है वो स्त्रीमयी होनी चाहिए। अरुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोल पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई लाकर किया जाए, राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्जवल वस्त्र या शुभ्र हास द्वारा किया जाए, आकाश में फैली हुई कादम्बिनी
तब तक सुंदरी ना लगे जब तक उस पर स्त्री के मुक्त कुंतल का आरोप ना हो। आजकल तो स्त्री कवियों की कमी नहीं है, उन्हें अब पुरुष कवियों का दीन अनुकरण ना कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला को दाढ़ी मुच्छ के रूप में देखना चाहिए। काव्य रचना और काव्य चर्चा दोनों में इधर स्वप्न और मद का प्रधान स्थान रहने लगा। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म संप्रदायों से आए। लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों की बहुत सी बातों का आभास या तो स्वप्न में मिलता था अथवा तन्मयता की दशा में। कवियों को अपने भाव में मग्न होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यक्ष जगत और जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न लोक में विचरने वाले जीव प्यार और श्रद्धा से कहने लगे थे। यह बात बराबर कवियों की प्रशंसा में अर्थवाद के रूप में चलती रही। पर ईसा की 20वीं शताब्दी में आकर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फ्रायड द्वारा प्रदर्शित की गई। उसने कहा कि जिस प्रकार स्वप्न अंतर संज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतर विधान है, उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी। जिस प्रकार से स्वप्न जो होता है अंतर संज्ञा में निहित जो अतृप्त वासनाएं होती वही हमें स्वप्न में दिखती है। तो कह रहे हैं कि स्वप्न जो है वो अंतर संज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतर विधान है, उसी प्रकार कला का निर्माण भी है। कला का निर्माण करने वाली जो कल्पना है वो भी है। इसी कवि कल्पना और स्वप्न का अभेद भाव और पक्का हो गया। पर सच पूछे तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति में स्वरूप में बहुत अंतर है। अतः काव्य रचना या काव्य चर्चा में स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं। यूं ही कहीं कहीं सामने के लिए यह शब्द आ जाया करे तो कोई हर्ज नहीं। अब मद और मादकता लीजिए। काव्य क्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत पहले से अनुमित होता है। यद्यपि इस्लाम के पूर्व का वहां का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया। फारस में जो इस्लाम के पूर्व का जो साहित्य था उसको सारा जो है नष्ट कर दिया गया, उसका एक भी चिट नहीं मिलता। पर शायरी में मद और प्याले की रूढ़ी बनी रही, जिसको सूफियों ने लेकर और भी बढ़ाया। सूफी शायर दीन दुनिया से अलग प्रेम मद में मतवाले आजाद जीव माने जाते थे। धीरे धीरे कवियों के संबंध में मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना वहां जड़ पकड़ती गई और वहां से हिंदुस्तान में आई। यूरोप में गेटे और वर्ड्सवर्थ के समय तक मतवालेपन और फक्कड़पन की इस भावना का कवि और काव्य के साथ कोई नित्य संबंध नहीं समझा जाता था। जर्मन कवि गेटे बहुत ही व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ था। इसी प्रकार वर्ड्सवर्थ भी लोक व्यवहार से अलग एक वृंद नहीं माना जाता था। एक खास ढंग का फक्कड़पन और मतवालापन बाइरनी और शैली में भी दिखाई पड़ता है। तो कवियों के संबंध में मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना जो है वो कहां से आई? फारस से आई। वहां के सूफियों ने इसे चलाया, जिसकी चर्चा यूरोप तक ही नहीं रहकर अंग्रेजी साहित्य के साथ बहुत हिंदुस्तान तक पहुंची। इससे मतवालेपन और फक्कड़पन की जो भावना पहले से फारसी साहित्य के प्रभाव में बंधती आ रही थी और भी पक्की हो गई। भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना अघोर पंथ आदि कुछ संप्रदायों में तथा सिद्ध बनने वाले कुछ साधुओं में ही चलती रही थी। कवियों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं थी। यहाँ तो कवि के लिए लोक व्यवहार से कुशल होना आवश्यक समझा जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवि के जो लक्षण कहे हैं उससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि राजशेखर ने जो काव्य मीमांसा में कवि के संबंध में जो लक्षण कहे उससे ये बात जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। यह ठीक है कि राजशेखर की राजसभा में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया है। राजशेखर ने राज दरबार में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया है और वह स्वरूप एक विलासी दरबारी का है, मुक्त हृदय कवि, स्वच्छंद कवि का नहीं। पर वाल्मीकि से लेकर भवभूति और पंडित राज जगन्नाथ तथा चंद्र से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद से झूमने वाला लोक व्यवहार से अनभिज्ञ या बेपरवाह फक्कड़ नहीं माना गया। प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोगों से भिन्न और मनस्विता लिए होती तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती। जैसे और लोग अर्थ की चिंता में लीन होते हैं, वैसे ही वे अपनी किसी उद्भासित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को अतियुक्ति के साथ प्रकट करते हैं। प्रकट करते हुए मद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना, निराली दुनिया में विचरना इत्यादि कहने लगे लोग जो है कवियों को। पर इसका यह परिणाम ना होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन उक्ति
अतियुक्त बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने में लग जाएं, यानी उसको सही से चरितार्थ करने में लग जाएं। लोग कहते हैं कि समालोचक गण अपनी बातें कहते ही रहते हैं, पर कवि लोग जैसी मौज होती है वैसी रचना करते हैं। पर यह बात नहीं है, कवियों पर साहित्य मीमांसकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि विशेषता नए उनके आदर्शों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। उपर्युक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत सी कुछ काव्य रचना जो है यूरोप में हुई, जिसका बहुत कुछ अनुकरण बंगला में भी हुआ। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है, उसमें इन सब वादों का मिला जुला आभास जो है वो पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सब कवियों ने उसके सिद्धांत सामने रखकर ही रचना की, यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि छायावाद के जितने कवि हो उन्होंने सबने इसी सिद्धांत को सामने रख करके ही रचना की है। उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में हुई, जिनकी देखा देखी बंगला और हिंदी में भी होने लगी। इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कौतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना, अपनी मस्तिष्क शून्यता के साथ साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलने वाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुख होता है। इधर कुछ दिनों में सत्यम शिवम सुंदरम की बड़ी धूम है, जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद वाक्य समझ अपने यहाँ भी कहा है लिखकर उद्धत किया करते हैं। यह कोमल पदावली ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर की है और वास्तव में द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। बस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूं कि किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में इकट्ठी ना की जाए। उससे कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुंचे। तो शुक्ल जी अंत में कह रहे हैं कि साहित्य में जो है वो केवल बाहर की नकल ना की जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर से सामग्री ना आए, लेकिन वो कूड़ा करकट के रूप में इकट्ठी ना करी जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बाहर से सामग्री ऐसे ही उठा करके हिंदी में रख ली, उसकी कड़ी परीक्षा की जाए, उस पर तर्क वितर्क किया जाए, उसको व्यापक दृष्टि से देखा जाए, तब जाके उसको हिंदी में रखा जाए। ये नहीं कि कूड़ा करकट की तरीके सामग्री जो है वो इकट्ठा कर ली जाए। जब व्यापक दृष्टि से उसको देखा जाएगा, उसकी कड़ी परीक्षा होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे साहित्य का स्वतंत्र और व्यापक विकास करने में सहायता पहुंचेगी। तो यहां से जो है प्रकरण 5 समाप्त हो जाता है। आधुनिक काल का जो गद्य साहित्य है वो समाप्त हो गया है। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में इसके काव्य खंड को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस बुक को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है हिंदी साहित्य साधना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग इस बुक को दोबारा से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।